हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में मैं आपको एमपीपीएससी प्री की जो यूनिट 10 है दोस्तों, यूनिट 10 जो है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं, जितनी भी यूनिट में जितने भी लिख रखे हैं वो सब हमने डिस्कस करवा दिए हैं दोस्तों। वो सब टॉपिक वाइज हमने डिस्कस करा दिए हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दी है हमारे चैनल में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसी टॉपिक से पुराने विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। एपीएल पब्लिकेशन के हम बुक डिस्कस कर रहे हैं, तो पुराने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमको जानकारी मिल सके कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षा में आएंगे। तो पुराने पेपर डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों, पुराने क्वेश्चन, जिससे हमको पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उस टॉपिक से। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग है तो यह एक सदस्यीय आयोग है दोस्तों। इसका गठन 1 फरवरी को किया गया था, याद रखना है, तारीख डायरेक्ट आएगी पेपर में। 1 फरवरी 1994 को किया गया था। इस आयोग का मुख्य कार्य नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के निर्वाचन का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपने अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में संपन्न कराना है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 टा, इंग्लिश में इसको के कहेंगे हम, 243 के में है। समझ में आ गया? अनुच्छेद 243 टा या के में है। तो मध्य प्रदेश का एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ये कहां लिख रखा है? अनुच्छेद, इसका संविधान के अनुच्छेद 243 टा या के में है, इंग्लिश में उसको के में है कहेंगे। समझ में आ गया? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था NB लोहानी पहले अध्यक्ष थे। इनका नाम याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यहां गलत लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 को किया गया था। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये क्वेश्चन हमने लोकायुक्त पढ़े दोस्तों। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना 14 फरवरी 1982 को की गई थी। 14 फरवरी 1982 को की गई थी। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 में आया था। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 में के तहत की गई थी। अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। यहां क्वेश्चन क्या पूछा है? मध्य प्रदेश में के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे PV दीक्षित। एक बात आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त PV दीक्षित थे। और मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त कभी पूछा दोस्तों, उप लोकायुक्त, तो वो थे श्री RJ भावे प्रथम उप लोकायुक्त थे और ये PV दीक्षित लोकायुक्त थे। तो दोनों का नाम याद रखना है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? PV दीक्षित। और प्रथम उप लोकायुक्त थे RJ भावे। तो इनका नाम याद रख लो। समझ में आ गया? तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था तो वो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखिए, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो याद रखना है दोस्तों, राज्य यानी स्टेट की बात हो रही है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहां पे स्टेट की पूछा है तो स्टेट में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस को। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना? तो इसको देखो, महिला आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था 23 मार्च 1998 को। ये तारीख याद रखो दोस्तों, पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था को सुधारने, प्रावधानों को समाप्त करते हुए उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उनके विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं अपराधों को त्वरित कार्यवाही के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था।
इसकी तारीख याद रखो दोस्तों, 23 मार्च को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। तो याद रह जाएगा दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और वही मार्च के महीने में ही गठन किया गया था मध्य प्रदेश महिला आयोग का, 23 मार्च 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? तो कौन समनुदेशित करता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत का संविधान करता है दोस्तों। भारत के संविधान में उल्लेख है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 274 इसमें बताया गया है। समझ में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश सरकार को कृषि आयकर तो समझ में आया क्या? यह अनुच्छेद 247 में वर्णित है, तो इसके तहत की जाती है। तो अगर क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है, यह पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी 1995 में, तो भारत का संविधान करता है अनुच्छेद 274 के तहत। अनुच्छेद 247 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, टैक्स के बारे में बताया गया है, ऐसे करदान पर जिस पर राज्य हित बाध्य है उसके बारे में बताया गया है। कृषि टैक्स के बारे में बताया गया है। तो आप ये अलग क्वेश्चन कभी आया है तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वित्त आयोग का कार्य नहीं है? वित्त आयोग का कार्य नहीं है दोस्तों, वित्त आयोग का कार्य नहीं है, पूछा है। एक क्वेश्चन छूटा है इस टाइप का लग रहा है दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। 1 नवंबर 1956 को की गई थी, मध्य प्रदेश की स्थापना के दिन ही की गई थी। वित्त निगम नाम से पता चलता है, वित्त निगम से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है। ये इससे आर्थिक सहायता दी जाती है। तो वित्त निगम डायरेक्ट पूछा जाएगा। वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है दोस्तों। वित्त निगम और वस्त्र निगम, ये दोनों का मुख्यालय आपको इंदौर में मिलेगा। इंदौर, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी इंदौर को कहा जाता है, याद रखना है। अब वापस चलते हैं वहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वित्त आयोग का कार्य नहीं है दोस्तों? नहीं है बोला है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना। नहीं है बोलता है, क्या है बोलता है? तो नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है दोस्तों, 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। तो यहां पे बोला है इसका कार्य नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आयकर विभाजन इसका कार्य है, उत्पादन शुल्क विभाजन भी इसका कार्य है, सहायकार्थ अनुदान निर्धारण भी इसका कार्य है, लेकिन व्यापार कर का विभाजन इसका काम नहीं है दोस्तों। व्यापार कर का विभाजन जो होता है वो इनकम टैक्स का काम होता है, इसका काम नहीं है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। समझ में आ गया, इसका नहीं है बोला, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा, डी। तो याद रखना है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है। मैंने बताया वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका आंसर सी होगा, 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुलित भेजने के लिए मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए वित्त आयोग के कार्य यही होते हैं दोस्तों, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत सही है। पहला, राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे हेतु सुझाव देना इनका प्रमुख कार्य है। राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारों, टैक्स के बंटवारे से संबंधित सुझाव देना इसका काम है। तो इसका आंसर डी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि को संचित निधि भी कह सकते हैं, संचित निधि में से राज्यों का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग करता है दोस्तों, वित्त आयोग करता है ये काम। तो याद रखना है, वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते रहता है। तो वित्त आयोग समझ में आ गया। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच टैक्स यानी करों की
शुद्ध आवागमन का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आवागमों का आवंटन करता है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग ही करेगा। तो देखो इसका आंसर हो गया वित्त आयोग। ये सब आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से रिपीट होते हैं। निम्न क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयनकर्ता का कार्य करता है? दोस्तों तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है, योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वयनकर्ता का कार्य करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है दोस्तों, है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसे इंग्लिश में एनडीसी कहते हैं। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक कार्यकारी निकाय है। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही एक सांविधिक निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं एनडीसी का। और एनडीसी की स्थापना भारत में कब हुई थी? एनडीसी की स्थापना भारत में 6 अगस्त की बात है, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई थी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंधित रखता है, तो किससे संबंधित रखता है? तो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। देखो तीनों ऑप्शन मिलते नहीं, समझ में आ गया। 14 क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? तो कौन करेगा? वित्त आयोग ही करेगा। मैंने बताया था वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करना, करों से संबंधित सुझाव देना होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव जो होता है वही तो योजना आयोग का सचिव होता है मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर सी होगा, बाकी आंसर हो ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर, संसद के दोनों पटल पर रखते हैं। तो कौन रखते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सूट नहीं करते, ये आंसर इसका सही है दोस्तों। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, क्योंकि ये करते हैं 5 वर्ष में, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व के राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। इसका आंसर डी सही होगा। देखो ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नहीं है बोला है। हमने पढ़े संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिसका संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में है, ये एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग भी है, अनुच्छेद 280। योजना आयोग और चुनाव आयोग भी संविधान में। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसको बोल सकते हैं हम अर्ध। यह एक अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस काउंसिल है एक, तो क्या है बताना है। भारतीय प्रेस काउंसिल, तो भारतीय प्रेस काउंसिल एक संवैधानिक स्वयं शासी संगठन है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने व उसे बनाए रखने, जन अभिरुचि व उच्च मानक सुनिश्चित करने से और नागरिकों के अधिकारों व दायित्व के प्रति उचित भावना उत्पन्न करने का दायित्व निभाता है। तो यह एक अर्ध यानी अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है दोस्तों, इसको याद रख लेना है। प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ पे जितने भी कथन लिखे हुए हैं आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर डी होगा, ये तीनों गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 12वां वित्त आयोग 2005 से लेकर 10 तक था, 5 से 10 तक था। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग चल रही है दोस्तों, वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग चल रही है और 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो अब तक 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, मैंने बताया आपको, है ना, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में, मैंने बताया था प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके नहीं, संसद द्वारा एक कानून बनाकर नहीं, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इसकी स्थापना की गई थी। यह राजनीतिक संस्था है एक प्रकार की, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त कर, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो कर लगता है वो संघ द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि कृषि संघ का विषय है, संघ सूची का विषय है, लगाया जाता है, वसूला जाता है और संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, इसको याद रख, बी होगा, बी इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है बताना है। तो पहला हम पढ़ेंगे, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो बिल्कुल सही है, होता है। भारत के नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, तो नहीं, ये कहाँ है? योजना आयोग थोड़ी है, योजना आयोग तो एक अर्धन्यायिक संस्था है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, तो बिल्कुल सही है, वही सचिव, उसका भी सचिव होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता करता है, अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि नहीं है बोला था, तो बी वाला बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है। तो भारत सरकार ने कैबिनेट मंत्री के समान का दर्जा दिया गया है। जो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के समान उसको दर्जा मिला है दोस्तों। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उसको दर्जा होता है, ए आंसर सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था, किससे था, है ना? तो पंचवर्षीय योजना के अनुदान से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद भारत के विकास के लिए बनाया गया है, राष्ट्र के विकास के लिए बनाया गया है, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के समान ही कार्य करता है ये, तो इसका आंसर होगा ए। बाकी दूसरे आंसर देखो बिल्कुल मैच नहीं करते। नेक्स्ट देखो, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखो, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। तो योजना आयोग, जब प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री है। वर्तमान में योजना आयोग को तो बंद ही कर दिए, नीति आयोग ला दिए। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। या ऐसी क्वेश्चन आते हैं, देखो सब पूछे गए क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के बारे में बताना है, तो योजना आयोग की उक्त पर चर्चा करती है, तो सही बात है, योजना आयोग के इसमें चर्चा करती है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य के प्रति उपाय सुझाती है, तो बिल्कुल सही है, उपाय सुझाती है, दोनों सही है। देखते हैं इसका आंसर। तीसरा देखो, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, ये भी सही है। योजना में धन आवंटित सुझाव करती है, आवंटन सुझाती है, तो ये भी सही है। नहीं, ये सही नहीं है, योजना में धन आवंटन, धन कहाँ देती है, वो धन नहीं देती, योजना बनाती है, धन नहीं देती, तो धन वाला ये चौथा गलत हो जाएगा, यानी तीसरा सही है। तो उत्तर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये समझ में आ गया, ये तारीख याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 15 मार्च है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद हो जाएगा ये। देखो 10 मार्च लिखा है, 16, ये सब तारीख याद नहीं रखना है। 50 तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन ये 15 याद नहीं रहता, तो 15 मार्च को की गई थी, याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो आते ही रहता है क्वेश्चन बिल्कुल, तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो देखो कौन सा आयोग था? सरकारिया आयोग। ये सरकारिया आयोग बना था 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे।
तो उनके इसमें किया गया था, तो इसने ये नाम रखा था अंतर राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते थे। तो रचना करते थे बोला गया है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होने वाले सदस्यों का वर्णन मैं आपको बताता हूँ कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, जो एनडीसी के अध्यक्ष भी होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो एनडीसी के अध्यक्ष भी होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी शामिल होते हैं, याद रखना है। सभी कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे संघीय मंत्रीगण लिखा हुआ है, यानी कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, लेकिन योजना आयोग का वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये शामिल नहीं होता दोस्तों, याद रखना है। 5 सदस्यों की संरचना बनाई गई है। भारत के प्रधानमंत्री जो एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों शामिल होते हैं, यानी 1, 3 और 4, यानी दूसरे नंबर के शामिल नहीं होते जो मैंने बताया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विचेतना की गई है। तो आर्थिक संबंधों की विचेतना कहाँ की गई है दोस्तों? तो आर्थिक संबंधों की विचेतना कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत बताया गया है। आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया, केंद्र और राज्य के मध्य जो विषय के बारे में दिया हुआ है, आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है। आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया केंद्र और राज्य के मध्य, है ना, राज्यों के मध्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे ये गलत छप गया दोस्तों, ये गलत है, ये नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में दिया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा। ये 3 होती है। लेकिन आपको कभी पूछा जाएगा आईएफएस, तो एक फॉरेन सर्विस भी होती है, वो नहीं आती अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, याद रखना है। इंडियन फॉरेन सर्विस या फॉरेन सर्विस नहीं आती। अगला अनुच्छेद है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? तो याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं और अहूवालिया भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, लेकिन पी चिदम्बरम नहीं थे। पी चिदम्बरम नहीं थे दोस्तों, याद रखना है। पी चिदम्बरम केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं 2004 से लेकर 2008 तक, और भारत के गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है बार बार। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नीति आयोग के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है बोला है। तो नीति आयोग का गठन है योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ये वाला पहला वाला बिल्कुल सही है ना। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये गलत है दोस्तों। इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष थोड़ी होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होते, प्रधानमंत्री बदल भी सकते हैं, है ना। तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वर्ष 2015 में योजना आयोग के अंतर्गत योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो योजना आयोग का अंत करके इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, याद रखना है। तो नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? योजना आयोग बोला मैंने, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग की स्थापना की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी, याद रखना है। ये वाला अध्यादेश जारी कानून बनाकर नहीं, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ अगर आपको पता चल गया तो आप ये आंसर को सही कर लेंगे। इसका अर्थ होता है वह शक्ति जो संविधान में सम्मिलित नहीं है। योजना आयोग एक
संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो योजना आयोग की बात की गई है तो यहाँ योजना आयोग लिखा है कि नहीं, योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया, नीति आयोग। वित्त आयोग संविधान में उल्लेख है, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद भी संविधान में है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार बताना है, जो उत्तर सही चुनिए। तो कथन पहला दिया हुआ है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो ये वित्त आयोग नहीं कर सकते, पहला वाला सही है दोस्तों, दूसरा गलत है। देखो आंसर, ये पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ये आंसर आपको ऐसे टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है। तो देखो संविधान में 3 सूची दी गई है, 3 सूची के अतिरिक्त कौन बना सकता है, तो संसद ही बना सकता है क्योंकि संसद सर्वोच्च है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 के खंड आ के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से यानी किसके अधिक समय तक प्रवर्ती नहीं रहेगा। कितने अधिकतर समय तक प्रवर्ती नहीं रहेगा ये बताया गया है। तो हमने पढ़े हैं दोस्तों, अनुच्छेद 249 आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें बताया था राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय में भी संसद कानून बना सकती है, राष्ट्रहित के विधि में, राष्ट्रहित के लिए संसद कानून बना सकती है। तो वो जो कानून बनाती है वो सिर्फ 1 साल के लिए प्रवर्ती रहता है दोस्तों, सिर्फ 1 साल के लिए। तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रहित के लिए संसद कानून बना सकती है। तो समझ में आ गया, 1 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात की गई है, यानी कि अन्य देश के समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय करों को प्रभावी बनाने के लिए विधान के बारे में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय करों को प्रभावी बनाने के लिए विधान के बारे में बताया गया अनुच्छेद 243 में। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी बना सकती है संसद इस अनुच्छेद के तहत। समझ में आ गया। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, वह कौन सा अधिनियम था। तो देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने अगर पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी, जिसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य भी थे। तो ये याद रखना है, 1919 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय का मतलब होता है खर्च, किस निधि पर भारित होते हैं। तो जितनी भी खर्चे होते हैं दोस्तों, ये सब भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। भारत की नहीं, राज्य की संचित निधि पर, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है। अगर यूपीएससी के बारे में पूछा जाता तो वो भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी वाला, राज्य की संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम रोज मिलियन बैथ्यू था। तो याद रखना, नाम पूछा जाता है। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मिलियन बैथ्यू थी। वहीं अगर आपको उनका नाम आता है, पुरुष का नाम पूछा जाता है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था सर रासबार्ग। समझ में आ गया, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो सर रासबार्कर थे। 1926 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का, ये मैं आपको जल्दी बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा जल्दी बन जाए, और आप यहां पॉज करके देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग
के निम्न में से कौन सा सही है करके बताना है। तो देखिए, यह राज्य के लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, सही है। यह राज्य लोक सेवा आयोग कोई लेना देना नहीं है, ये सही, ये कोई लेना देना नहीं है, ये वाला आएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो हमने पढ़े हैं, ये अनुच्छेद 315 में बताया गया संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 में बताया गया सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 317 में बताया गया लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाना या निलंबित किए जाने से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं अनुच्छेद 317 में। और 318 में सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है, जो सदस्य होते हैं उनके सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 317, क्योंकि हटाए जाने से संबंधित पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा है, इसका मतलब राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। वहीं यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्टेट का पूछा इसलिए ये राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक अनुदान से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। किसके अनुदान से सौंपा जाता है, तो राष्ट्रपति के अनुदान से सौंपा जाता है, भारत के राष्ट्रपति के अनुदान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग परामर्श नहीं लिया जाता, परामर्श नहीं लिया जाता, लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। ऑप्शन देखिए, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति ये लिया जाता है, सिविल सेवा की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर लिया जाता है, सिविल सेवा में प्रोकृत एवं एक लोक सेवा दूसरी लोक सेवा के अंतराल में अनुसरण लिए जाने का सिद्धांत ये भी लिया जाता है, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, तो ये स्थानांतरण पर कोई परामर्श नहीं लिया जाता। इसका आंसर डी होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो दोस्तों, लोक सेवा आयोग है एक, तो क्या है, तो हमने पढ़े लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 14, भारतीय संविधान का भाग 14 जो है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक के संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। 315 से लेकर 323 तक के भाग 14 है, याद रखना। यह एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 57 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, उसे सम्मिलित कीजिए। तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 में बताया गया दोस्तों। इसके बारे में भारत का एक सीएजी होगा जिसे केक कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 148 में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में अनुच्छेद 323A में बताया गया दोस्तों। प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग का गठन 315 के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा 3, 2, 4, 1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में 2016 में। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान हमने पढ़े निर्वाचन आयोग के बारे में। यह एक अर्धन्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप में विभिन्न भारत के प्रतिनिधित्व संस्था में प्रतिनिधि चुनाव के लिए किया जाता है, चुनने के लिए किया जाता है, प्रतिनिधि चुनने के लिए किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये इसका गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत याद रखना है, 4 से चुनाव, 4 से 24 ऐसा याद रख सकते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। अगला है लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है। लोकसभा के बारे में, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में, तो देखिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन का संचालन
निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन के लिए मतदाता की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण से तैयार किया जाता है। नहीं, राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण से तैयार नहीं किया जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या बोला है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, तो ये सही है, उपलब्ध कराते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार कैसा है। मताधिकार का अधिकार और निर्वाचन का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है ना, तो ये इसका आंसर सी होगा। अब आप कहेंगे कि संवैधानिक अधिकार भी तो हो सकता है, लेकिन ये विधि अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, तो हमने पढ़े हैं एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के होती है दोस्तों। 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, रिटायरमेंट की उम्र रहती है 65 वर्ष, है ना। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त उनकी होती है 6 और 62, याद रखना है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की 6 और 62, यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि पूछा है, तो ये 6 से 65 आयु जो भी पहले हो। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परिसीमन आयोग के बारे में हमने पढ़े थे, अनुच्छेद 82 में इसके बारे में बताया गया है। ये चुनाव की सीमा यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना इसका काम होता है। परिसीमन आयोग के बारे में हमने पढ़ चुके हैं संविधान में। तो परिसीमन आयोग, तो इसके संदर्भ में विचार करना है। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, याद रखना है। किसी भी न्यायालय में इसके आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्यसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है, कोई भी संशोधन नहीं किया जाता दोस्तों, उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाता, क्योंकि परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। तो ये अब तो इसका दोनों सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। विचार करना था, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए 63 नंबर का इंपॉर्टेंट है। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था, किस आम चुनाव में किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस आम चुनाव में किया गया था, तो आपको याद होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। ये तारीख है, ये सन है 1989। समझ में आ गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निर्गत मत सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है। एग्जिट पोल के विषय में कौन सा कथन सही है पूछा है। जो एग्जिट पोल होता है, नाम सुना होगा, इसे हिंदी में कहा जाता है निर्गत मत सर्वेक्षण। इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मतदान के दिन जब वोटर वोट डालकर निकलता है, मतदान के दिन जब वोटर वोट डालकर निकलता है, तो सर्वे करने वाले उससे यहाँ पूछते हैं कि यहाँ पूछते हैं कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया है। ऐसे सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। ऐसे सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है दोस्तों। समझ में आ गया। कई बार क्या होता है, चुनाव आयोग इस पर पाबंदी भी लगा दी जाती है। चुनाव आयोग द्वारा इस पर पाबंदी भी लगाई जाती है कि ऐसा ना पूछा जाए। तो एग्जिट पोल का मतलब समझ में आ गया। मतदान के दिन जब वोटर वोट डालकर निकलता है, तो सर्वे करने वाले उससे यह पूछते हैं कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया है। ऐसे सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है बोला है, तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वे को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदान ने अपना मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है ये पता चलता है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है दोस्तों, जिससे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निर्वाचन नेतर का मतलब यहाँ पे होगा
वोट देने से, यानी वोट नहीं दिया, है ना, वोट डालने से नहीं दिया या निर्वाचन में उसका उल्लेख नहीं है, वोट देने में शामिल नहीं होता। इसका मतलब निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं होना, निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं होना निर्वाचन नेतर का मतलब, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यानी निर्वाचन नेतर सर्वे, यानी वोट निर्वाचन नेतर सर्वे को व्यक्त करता है का मतलब यहाँ पे ये है कि वोट किन किन ने नहीं दिया उसको व्यक्त करता है, ये बोला गया है ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट देखते, निर्गत मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है? नहीं, अलग अलग बात है, अलग अलग बात है दोस्तों। मैंने बताया निर्गत मत सर्वेक्षण वो होता है मतदान के दिन जब वोटर वोट डालकर निकलता है तो सर्वे करने वाले उससे यह पूछते हैं कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया है, यह कहलाता है एग्जिट पोल। लेकिन ये जो जनमत सर्वेक्षण अलग होता है जिसे ओपिनियन पोल कहते हैं दोस्तों, इसे ओपिनियन पोल कहते हैं। वोटर की अपनी अंतिम फैसला करता है और कई बार ऐसे सर्वेक्षण उलट हमारा जागरूक वोटर सर्वे करने वाले को ये जनमत, यानी कि ये जनता से पहले ही पूछ लिया जाता है, चुनाव के पहले ही जनता से पूछा जाता है। चुनाव की घोषणा के होने के बाद वाले सर्वे को बोलते हैं ये, चुनाव की घोषणा होने के बाद वाले सर्वे को जनमत सर्वेक्षण की जनता से जानते हैं कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। यह एक अंदाजा लगाया जाता है, वोटर से पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे। ऐसे सर्वेक्षण को जनमत सर्वेक्षण कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए ये भी आंसर गलत। अगला देखिए, निर्गत मत सर्वेक्षण यह युक्ति है जिससे मतदान के परिणाम के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। ये आंसर सही होगा, सी वाला, पूर्वानुमान किया जा सकता है, ये आंसर सही होगा दोस्तों। समझ में आया? देखिए अगला भी पढ़ लेते हैं। निर्गत मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति होती है क्या? नहीं होती, जिसके पर रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये नहीं होता। मैंने जो मीनिंग बताया वो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा कथन सत्य है पूछा गया था, कथन सही है पूछा गया था एग्जिट पोल के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था दोस्तों, 1951 में आया था, है ना। भारत की संसद का ये एक अधिनियम है ना। तो इसमें क्या होता है, जो संसद के सदस्यों का चुनाव और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदस्यों को उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता प्रदान करता है। जो सदस्य होते हैं उन सदन की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता प्रदान करता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो इसमें एक बार संशोधन हुआ है, संशोधन हुआ है 1996 में। तो समझ में आ गया? तो क्वेश्चन समझिए, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल ही में संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विचार करना है, हमको सोच के बताना है कि सही है कि गलत है। तो पहला ऑप्शन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी के दोषी सिद्ध होने पर दोषी सिद्ध की तिथि 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के आधार पर किसी के दोषी सिद्ध होने पर दोषी सिद्ध की तिथि 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाती है। सही है ये। अगला डिस्कस करेंगे, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निष्पक्ष में वृद्धि की गई है। तो जो उसमें वृद्धि की गई है, जो जमा की जाती है राशि उसमें वृद्धि की गई है, प्रतिभूमि निष्पक्ष में वृद्धि की गई है। अगला देखो, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, खड़े हो सकते हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी अभ्यर्थी खड़ा हो सकता है, यानी 2 निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब वह किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है, प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी
जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो देखो इसका क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बोला। तो पहला कथन भी सत्य था, दूसरा भी सत्य है और चौथा सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। यहाँ पे जो बताया था मैं, एक ही व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। तो ये समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कब भारत के निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में बताना है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसके ऑप्शन क्या है, देख लेते हैं। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, यह गलत है दोस्तों। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, यह गलत है, जबकि अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। अधिसूचना जो है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यों में राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। अगला देखेंगे, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा और राज्य में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाना, यह भी गलत है। मैंने बताया अभी। सी आंसर देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश सही है, बिल्कुल। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, यह बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है पूछा था। अगला पढ़ लेते हैं। निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किए जाने दोनों ही कार्य निर्वाचन आयोग का होता है, नहीं निर्वाचन आयोग का नहीं होता। अधिसूचना जारी, देखो मैं बता देता हूँ आपको, राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, उसके बाद भारत का निर्वाचन आयोग, उसके बाद भारत का निर्वाचन आयोग उसके उपरांत चुनाव की तिथियों और कार्यक्रमों की घोषणा करता है। उसके उपरांत भारत का निर्वाचन आयोग, उसके उपरांत भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों और कार्यक्रमों की घोषणा करता है। तो समझ में, साथ ही लोकसभा चुनाव जैसे रद्द करना भी रहा तो अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। चुनाव रद्द करना है तो ये निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर सी सही होगा। उसने पूछा था कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मैंने बताया था भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? निर्वाचन सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। 1990 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। 1990 में ही पीवी नरसिम्हा राव सिंह ने निर्वाचन अधिकारी के लिए निर्देश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें निर्वाचन सुधार से संबंधित कई परामर्श दिए थे। तो उसमें परामर्श में कई सारे परामर्श थे, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय गौरव का अपमान करने के दोषी व्यक्ति को सजा होने के लिए 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए पाबंदित कर दिया जाएगा, और मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा हो, मतदान केंद्र पर हथियार लेकर जाना कानूनी अपराध है। ये सब सुधार इन्होंने दिए थे दिनेश गोस्वामी समिति। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला देखिए, राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन से नहीं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए सूचीबद्धति से नहीं, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। तो निधियन की का मतलब होता है अप्रत्याशित, यानी कि यह आंसर इसका सही होगा दोस्तों। लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन से निधि बनाई थी इन्होंने, सरकारी निधियन, यानी दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित है, इतना याद रखें बस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा के चुनाव भी कराए जाते हैं, राज्यसभा के भी, राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाया जाता है, जबकि स्थानीय निकाय और पंचायती राज्य के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। यहां पे चुनाव निर्वाचन आयोग की बात हुई थी, भारत निर्वाचन आयोग की बात हुई थी, और स्थानीय निकाय और पंचायती राज्य के चुनाव जो हैं वो कौन कराता है? वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं बोला गया था यहां पे, है ना।
उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। किस देश में? उस देश में लिखा है यहां पे, उस देश में। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही हमारे भारत में चुनाव होते हैं। जबकि चुनाव होते हैं तो देखो यहां पे क्या है, कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, ये नहीं होगा। द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई हो, जिस देश में द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई हो उसे कहा जाता है दोस्तों, है ना, राजनीतिक पार्टी प्रणाली है एक प्रकार की है, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, 2 राजनीतिक दल होते हैं, 2 राजनीतिक। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊं तो जैसे कि अमेरिका हो गया, बहमास, जमैका, जिम्बाब्वे, माल्टा, यहां पे ये सब द्विदलीय प्रणाली विकसित है दोस्तों, द्विदलीय प्रणाली विकसित है। तो ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। 2 दलीय व्यवस्था भी बोलते हैं इसको। जबकि हमारे भारत में कैसी व्यवस्था है, हमारे भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ये द्विदलीय प्रणाली को नहीं, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर चुनाव होते हैं। ये द्विदलीय प्रणाली ये अमेरिका में है, अमेरिका में है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, समझ में आया? बी। तो इसको समझना है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला है, भारत में निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य नहीं है, उनका कौन सा कार्य नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कार्य नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, निर्वाचन कराना ये काम है क्या दोस्तों? ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, इनका चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। इनका चुनाव हम जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो महाराष्ट्र का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो बनता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन कराना। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव जो होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव जो होते हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, निर्वाचन के उत्पक्ष सभी संदेह और विवादों का निर्णयन। तो विवादों का निर्णयन ये नहीं करता दोस्तों, कोर्ट के द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके विवादों का निर्णयन किया जाता है, निर्वाचन आयोग नहीं करता। तो तीनों गलत हो जाएंगे। इसका आंसर होगा, इनमें से कौन सा कथन सही है कहा गया था? तो तीनों कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। समझ में आ गया। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? तो निर्वाचन सुधार से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे ये, तो उनकी अध्यक्षता में किया गया था, दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें कुछ नियम कानून बताए थे निर्वाचन से संबंधित। अगला है, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, तो कथन ए और कथन बी दिया हुआ है, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात भारत निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो बिल्कुल सही है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, सही है। देखते हैं अगला क्या है, कथन आर, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। नहीं दोस्तों, कार्यपालिका के पास नहीं है इनको पद से हटाने का अधिकार। इनको पद से हटाने की वही प्रक्रिया है जो हाईकोर्ट के जज के हटाने की होती है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, महाभियोग लगाया जाता है, वही प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। कार्यपालिका के पास ये अधिकार नहीं है कि इनको पद से हटा दे। तो समझ में आ गया। तो क्या होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखते हैं आंसर क्या क्या है। पहला और आर दोनों सत्य है, आर का स्पष्टीकरण ए है गलत, ए और दोनों सत्य है नहीं, ए सही है, आर गलत है। ये आंसर होगा इसका सी वाला, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 74 नंबर का। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब करी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन है। तो देख सकते हैं आप, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी के कार्यकाल में 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मत डालने की उम्र या मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायालय द्वारा अपराध घोषित किए गए,
न्यायालय द्वारा अपराध घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करता है? चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा और संसद द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो है संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। संसद निर्धारित करती है, संसद नियम कानून बनाती है, यानी संसद का दायित्व रहता है कि चुनाव के अधिकार के बारे में बताए। सर्वोच्च न्यायालय संसद को यह अधिकार दिया है कि इससे रिलेटेड अयोग्य करार देने से रिलेटेड आप कानून बनाएं। तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। इसका याद रखना है, अयोग्य करार देने का निर्णय संसद के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी, जो निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी निष्पक्ष राशि खो देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? यहां पे समझना है, निष्पक्ष राशि खो देते हैं का मतलब क्या होता है? जमानत जब्त, जमानत जब्त होती है, आपने सुना होगा जमानत जब्त हो जाती है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है मतदान बहुत कम हुआ, दूसरा ऑप्शन है बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, और निर्वाचित प्रत्याशी अपने आप में निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से की है, और चौथा ऑप्शन है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया और कई एग्जामों में रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पे निष्पक्ष राशि खो देना का मतलब क्या होता है? जमानत जब्त होना का मतलब होता है जब कोई प्रत्याशी किसी जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो पर्चा भरना होता है। तो पर्चा भरते समय कुछ रकम जमानत के तौर पर चुनाव आयोग में जमा करनी पड़ती है। जमानत के तौर पर चुनाव आयोग में जमा करनी पड़ती है, उसे ही जमानत राशि कहा जाता है। तो जमानत राशि जब्त कब होती है, ये क्वेश्चन है। कब जब्त होती है? तो जब कोई प्रत्याशी किसी भी चुनाव क्षेत्र में अपने कुल वैध वोटों का 6वां हिस्सा, अपने कुल वैध मतों का, वैध वोट जितने भी वोट उसने प्राप्त किया उसका 6वां हिस्सा नहीं कर पाता, तो उसकी राशि जमानत हो जाती है, ना जमानत जब्त हो जाती है। उसकी जमा राशि को जब्त कर लिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये 6वां हिस्सा याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो अगर किसी सीट पर 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, अगर किसी सीट पर 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, किसी सीट पर 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, तो उम्मीदवार को कम से कम 6वां हिस्सा यानी 1666 वोट प्राप्त करना जरूरी है। 6वां हिस्सा यही होगा। अगर इतनी वोट प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगर इतनी वोट प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत वापस दे दी जाती है। उसकी जमानत राशि जो जमा की जाती है चुनाव का फॉर्म भरते समय, वो वापस दे दी जाती है। और इतनी वोट अगर नहीं ले पाया तो उसकी राशि जमानत जब्त कर ली जाती है, उसे ही कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से यही बिल्कुल सही है। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसका आंसर डी है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना है। अगला है, संसद की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? संसद की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति निर्णय देता है क्या? संबंधित संसद निर्णय देता है? नहीं। निर्वाचन आयोग निर्णय देता है? नहीं। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का। भारत में विधिक निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? तो हमारे भारत में कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत है उसको देखना है। तो पहला लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। बिल्कुल सही है। ये वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। 18 साल के होने के बाद ही वोटर आईडी बनता है और वोट देने जा सकते हैं। अगला है एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये एक प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये प्रणाली को भी अपनाया गया है। अगला है
अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये नहीं अपनाया गया, कोई सूची प्रणाली नहीं होती, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली नहीं है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयन मतदान प्रणाली, इसको भी नहीं अपनाया गया। अप्रत्यक्ष वाला कहाँ अपनाया गया, नहीं अपनाया गया। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयन मतदान प्रणाली ये दूसरी प्रणाली होती, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन पूछा था नीचे दिए गए कूटों में कौन सा उत्तर सही है, तो पहला और दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं वो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए समझिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है और जारी होने के उपरांत चुनाव की तिथि और कार्यक्रमों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। साथ ही लोकसभा चुनाव को रद्द कराना भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, उसके उपरांत निर्णय लेता है भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये तो बहुत आसान है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायती राज्य का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, पूछा है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन देखिए, मतदाता सूची तैयार करके उसका निर्देशन और नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है ये। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन करना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव का संचालन करना भी बिल्कुल सही है। विधानसभा के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, प्रावधान नहीं करता दोस्तों, उसका संचालन करता है, प्रावधान नहीं करता, तो याद रखना है ये आंसर हो जाएगा इसका गलत। कौन सा सही नहीं है पूछा तो डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा देखना है? तो संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। किसी राज्य के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दिशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करना, तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करना ये इसका काम नहीं है दोस्तों, वो उसका काम नहीं है किसी राज्य में, वो राज्यपाल का काम है, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ये इसका काम नहीं है निर्वाचन आयोग का, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। निर्वाचन सूचियां और तैयार करने के लिए निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कार्य है करके पूछा था, तो पहला, दूसरा और चौथा, तो पहला, दूसरा और चौथा, बी आंसर इसका सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है चुनाव, 83 नंबर का है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किस आधार पर? तो ऑप्शन पहला देखिए, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत द्वारा, तो इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन कदाचार के आधार पर। दोस्तों किया तो जाता है लेकिन कदाचार के आधार पर। दूसरा बी ऑप्शन देखिए, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर लागू होती है। तो हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है दोस्तों, और उनको हटाने की प्रक्रिया भी वही होती है जो उन पे लागू होती है, तो ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, ऐसे नहीं हटाया जा सकता, मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए 84वें नंबर का क्वेश्चन, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमको विचार करके बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो ऑप्शन इसका देखना है कौन सा कथन सही है करके बोला है, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, ये सही है, दोनों के वेतन में अंतर है। 2,50,000 मिलता है अन्य चुनाव आयुक्त को और 2,80,000 मिलता है मुख्य चुनाव आयुक्त को, क्योंकि इनको वेतन दिया जाता है
जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को जो वेतन दिया जाता है उसी प्रकार दिया जाता है। तो ये सही है। देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है, 2,80,000 रुपये पेमेंट है उनकी, तो सही है। समझ में आ गया। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो नहीं, उसके अलावा किसी से नहीं हटाया जा सकता, उसके अलावा किसी और से नहीं हटाया जा सकता। नहीं, यहां क्या लिखा हुआ है, अन्य तरीके कारण के पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये समझे इसको आप। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त बोला है यहां पे, नहीं तो अतिरिक्त कोई नहीं है, वही है जो उनको है वही इनको है। अगला देखिए, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष होता है क्या? नहीं होता दोस्तों, 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। ये सही है ना। अन्य चुनाव आयुक्त का 6 और 62, मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 और 65। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा और चौथा सही नहीं है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो मैंने बताया था संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, कदाचार का मतलब होता है दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार करना। बस समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 86 नंबर का क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, उसके बाद यह 1 सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1989 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 से ही ये लगातार 3 सदस्यीय आयोग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1989 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग के सदस्य नहीं रहे हैं? क्वेश्चन नहीं रहे हैं। पहला नाम है डॉक्टर MS गिल। MS गिल दोस्तों चुनाव आयोग के सदस्य थे। NB लोहानी नहीं थे दोस्तों। NB लोहानी जो थे ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। जो NB लोहानी आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद देखिए TN कृष्णमूर्ति, ये भी रहे हैं चुनाव आयुक्त, और B लिंग दोह ये भी चुनाव आयुक्त रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा NB लोहानी। ये कभी भी भारत के चुनाव आयोग के सदस्य नहीं रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 88वें नंबर का। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक कथन 1 और दूसरा कथन R दिया हुआ है जो कारण है। तो ये कथन को पढ़ के हमको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है दोस्तों। तो हम कथन पहला पढ़ने वाले हैं। भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल को ही सरकार बनाते रहे हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। बिल्कुल सही है, सदस्यों का बहुमत मिलेगा जिसके जितने ज्यादा सदस्य, 50% से ज्यादा सदस्य, उसको सरकार बनाने का अवसर मिलता है, ना ही मतों का बहुमत। मतों का बहुमत तो अलग होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, बहुमत प्रणाली का आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों का अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय किया जाता है। तो सही बात है, उनके आधार पर ही, मतों के आधार पर ही तो निर्णय किया जाता है। जिसकी ज्यादा बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखो आंसर ऑप्शन के हिसाब से पहला और R दोनों सही है। A की सही व्याख्या R करता है। तो हाँ, उसके बारे में बताया है उसने, तो व्याख्या किया है, तो पहला वाला हो जाएगा इसका दोस्तों। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नीचे दिए गए फिर से एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है, तो हमको पढ़ के बताना है कौन सा सही है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण यानी 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये सही है दोस्तों, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इनको महिलाओं को पहले से ही
एक तिहाई आरक्षण संसद और राज्य विधानसभाओं में दिया गया है दोस्तों, दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो बिल्कुल नियत करे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नियत करे हुए हैं, नियत कर सकते हैं लिखा है यहां पे, नियत कर सकते हैं। तो चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं, वे 33% महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो ये उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन ये है एक तिहाई आरक्षण तो दिया हुआ है, लेकिन ये सही व्याख्या उसकी नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर समझ में आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ होता है दलों की आंतरिक या संगठित संरचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लेना और दलों की कार्यप्रणाली व भूमिका संबंधित विचार विमर्श करना, दलों के सदस्यों को शामिल करना और दलों के विभिन्न पदों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दलों के सदस्यों का निर्वाचन करना, यह अर्थ होता है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्य के लिए साथ गठित होती है, तो नहीं, ये नहीं है। ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों के निकटतम रहा हो, नहीं। इसका आंसर ये सही है, दलों का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर किया जाता है। मैंने बताया अभी बोल के आपको, है ना, ये दलों की कार्यप्रणाली व भूमिका संबंधित विचार विमर्श करने के लिए, दलों के सदस्यों को शामिल करने और दलों के विभिन्न पदों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दलों के सदस्यों का निर्वाचन करना ही इसका काम होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग या इसका अर्थ होता है। तो ये समझ में आ गया, इसका आंसर ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग को है दोस्तों। चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है, उसने जो नियम कानून बना के रखे हैं उस आधार पर राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें चुनाव आयोग ने रखे हैं। अगर चुनाव आयोग उस यानी वो शर्तों को अगर कोई राजनीतिक दल पारित करता है या फिर वो जो शर्तें हैं उसको पूरा करता है, तो चुनाव आयोग उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देता है दोस्तों। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, पूछा गया क्वेश्चन है। पहला देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों को पंजीकरण का प्रावधान देता है। तो बिल्कुल सही है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है राजनीतिक दलों को पंजीकरण करने का प्रावधान दिया गया है, पंजीकरण करवाना पड़ता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में तीन विभिन्न राज्यों में 2%, उस राज्य की 2% एक सीट प्राप्त हुई हो। तो यह भी सही है दोस्तों, है ना। और 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल एवं और 48 राज्य स्तरीय दल थे, लेकिन वर्तमान में 7 हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और राज्य स्तरीय दल 64 है। तो ये भी सही हो जाएगा। ये चारों कथन जो दिए हुए हैं हमने विचार करके देखे, चारों सही है, इसका आंसर होगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, हमको पढ़ के बताना है, विचार करके बताना है कौन सा सही है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो सही है दोस्तों, ये तो भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था थोड़ी है, यानी भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है करके बोले तो सही बात है, नहीं है। अगला है कारण, देखो अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। तो सही बात तो है, बहुत सारी संख्या में राजनीतिक दल तो है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल तो है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग अपने उत्तर चुनिए। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो करता है क्या? तो हाँ करता है, उससे रिलेटेड है, करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 94 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए बोला है, तो मैंने आपको पढ़ाया था 55 सदस्य होना चाहिए दोस्तों, 55 सदस्य होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या है, 55 सदस्य होना चाहिए। समझ में आ गया? ये याद रख लो, ये क्वेश्चन को बिल्कुल पॉज करके एक और बार पढ़ लो आप, ये क्वेश्चन आते रहता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हमने पढ़े हैं, ये निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? तो बहुमत के शासन को करता है कि नहीं, सरकार में स्थिरता को करता है कि नहीं, सामान्य राजनीतिक सोच को करता है कि नहीं, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को करता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते रहता है बार बार, इसको याद रखना है। डी आंसर इसका सही होगा। नंबर नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए संस्थान और उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो हमको इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित है बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 124 में, 124 में। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, बिल्कुल सही है। संघीय लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में, और महाधिवक्ता जो राज्य में महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल, वह अनुच्छेद 165 में यह प्रावधान है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित है करके बोला है, तो भारत निर्वाचन आयोग, ये बी वाला सम्मिलित है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। तो कैसा है दोस्तों? तो आप कहेंगे संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन यहां पे एक और शब्द दिया हुआ है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार का मतलब होता है विधान संबंधित अधिकार है, विधान में दिया हुआ है, नियम कानून में दिया हुआ है कि ये एक वैधानिक अधिकार है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 99 नंबर का। निम्नलिखित वाक्यों दिए हैं, उनके ऊपर हमको विचार करना है। एक दिया हुआ है कथन, ए और आर दिया हुआ है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो बिल्कुल सही है, ये राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। दूसरा आर देखिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो ये दोस्तों ये गलत है। देखो, ग्रामीण स्थानीय निकाय जो होते हैं और जो पंचायती राज्य वाले चुनाव होते हैं उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। दोस्तों यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का रहता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर का है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने पढ़े भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी दोस्तों। इस आयोग के गठन की सिफारिश सांतानम समिति ने की थी। ये सांतानम समिति कब आई थी? ये इस आयोग की सिफारिश सांतानम समिति ने की थी। ये समिति आई थी 1962 से 64 में। तो इस समिति के द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ये समिति को भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो समझ में आ गया, इसका क्या आएगा? सांतानम समिति। अगला है, भारत में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो एक प्रशासनिक सुधार आयोग बैठा था दोस्तों। प्रशासनिक सुधार आयोग एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वीरप्पा
मोइली, वीरप्पा मोइली थे इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो समझ में आ गया आपको। प्रथम सुधार आयोग बनाया गया था 4 जनवरी 1966 को। उसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग भी आया है जो आया था 13 दूसरा प्रशासनिक सुधार भी आयोग आया 2004 में दोस्तों, 2004 में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य शामिल नहीं होता। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है इसमें लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा के विपक्ष का नेता भी होते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये नहीं होते दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा के सभापति तो राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका आंसर देखो, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति समिति जो बनाई जाती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राज्य लिखा हुआ है, राष्ट्रीय राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो यहां पे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय के बाद यहां राज्य शब्द लगा हुआ है। अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोलता तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समझ में आ गया, राज्यपाल के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधिक्षरण और निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। दोस्तों यहाँ पंचायत और नगरीय निकाय के बारे में बोल रहा है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। जबकि जो बड़े चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति, तो इनका जो है भारत निर्वाचन आयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने एमपीपीएससी की जो यूनिट 10 है उसके जो एमसीक्यू बनते हैं उसको हमने डिस्कस किए कि इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये पूरे पुराने क्वेश्चन है जो आए हुए थे तो उनको हमने डिस्कस किए। इसके बाद और 2-4 लेक्चर आएंगे जिसमें सेट वाइज एमसीक्यू दिए रहेंगे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।